शूरवीर में अब आगे सुनिए। मिशन सीक्रेट ब्लड एलियन। जेड स्टील एरो को परखने के बाद वीर खुश था। वीर की खुशी उसके शब्दों में ही झलक रही थी। बहुत बढ़िया, मैं इसे खरीद रहा हूं। ये कहते हुए वीर ने अपने बैग से 21 लाख रुपए निकालकर उस आदमी को दिए। उस आदमी ने कहा, ऑफ कोर्स, अच्छा तो होगा ही। आफ्टर ऑल मैंने इसे खुद अपने हाथों से जो बनाया है। इसमें बहुत ही टॉप क्वालिटी का जेड स्टील लगा हुआ है। मशीन से बने हुए हथियारों का तो मेरे हथियारों से कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर तुम्हें फ्यूचर में भी कोई हथियार चाहिए होगा तो मुझसे कांटेक्ट करना। इतना कहने के बाद वो आदमी पीछे की गली में चला गया और वहीं से गायब हो गया। इतने लोगों की भीड़ में वीर चाहकर भी उस आदमी को नहीं ढूंढ सकता था। शायद इसीलिए उस आदमी ने यह जगह चुनी थी। खैर, वीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक उसे कम पैसों में एक अच्छा हथियार मिल सकता है, तब तक वो आदमी कहीं पर भी उस हथियार को डिलीवर करे, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आदमी से तीर लेकर वीर सीधा ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिस रूम में चला गया था। अच्छी बात तो यह थी कि वीर को वो तीर केवल 1 दहाई प्राइस में मिल गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना सही बंदा मिल गया। वीर के चेहरे पर बहुत बड़ी सी स्माइल थी। बहुत ही कमाल का तीर है ये, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ एक ही तीर अफोर्ड कर सकता हूं। इसका मतलब मेरे पास एक ही चांस है। अगर मैंने उस एक चांस में टारगेट को खत्म नहीं किया तो मुझे दूसरा चांस कभी नहीं मिलेगा। वीर गहरी सांस लेते हुए सोचता है और फिर अपना बैंक अकाउंट चेक करने लगा, जिसमें अब 10 लाख से भी कम अमाउंट बचा था। होपफुली इतने पैसों में मैं कल कुछ खरीद सकूं। वीर एक गहरी सांस लेते हुए बोला और फिर थोड़ी देर के लिए वहीं ऑर्गेनाइजेशन में ही डॉक्टर खुराना के केबिन में सो गया। अगली सुबह उसके लिए एक नई उम्मीद और चैलेंज दोनों ही साथ लेकर आने वाली थी। अगले दिन सुबह वीर जल्दी ही टेलीपोर्टेशन ट्रेन से वापस टाइटन ग्रह चला आया था। आज अवनी की गैंग उस सीक्रेट ब्लड एलियन के शिकार के लिए जाने वाली थी और वीर एक सेकंड के लिए भी लेट नहीं होना चाहता था। वीर के देव आश्रम पहुंचने के कुछ देर बाद ही अवनी उसे और अपनी गैंग के बाकी लोगों को उस जगह लेकर गई जहां ग्रैंड मास्टर अपनी गैंग के साथ उसे मिलने वाला था। जब अवनी अपनी गैंग के साथ वहां पहुंची तो उसने देखा कि ग्रैंड मास्टर अपनी गैंग के साथ पहले से ही वहां पर मौजूद था। अवनी की गैंग के मुकाबले ग्रैंड मास्टर की गैंग बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड लग रही थी। शायद अवनी की गैंग की खास बात यही थी कि वो हमेशा से ही ऑर्गेनाइज्ड रही थी। ग्रैंड मास्टर की गैंग में मौजूद व्योम वीर को इस तरह से देख रहा था जैसे कि मौका मिलते ही वो वीर का काम तमाम कर देगा। जिस तरह से वो वीर को देख रहा था, उसी से वीर ने जज कर लिया था कि व्योम के साथ उसका किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद उनके बीच एक फाइनल शोडाउन होना भी बाकी था। थोड़े बहुत डिस्कशन के बाद दोनों गैंग्स पहाड़ों की तरफ निकल गए। क्योंकि उस सीक्रेट ब्लड एलियन को ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग ने डिस्कवर किया था, इसलिए ग्रैंड मास्टर की गैंग अवनी की गैंग को रास्ता दिखा रही थी। वीर और जय लाइन के एंड में आपस में बात करते हुए सबसे पीछे चल रहे थे। वीर, मुझे क्या लगता है कि हम दोनों को ही अपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक एक कवच ले लेना चाहिए था। रास्ते में जय वीर से कहता है, तुम तो बहुत अमीर हो, फिर तुम्हें तो एक जेड स्टील कवच खरीद लेना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम्हारे लिए एक जेड स्टील कवच खरीदना कौन सी बड़ी बात है। वीर जानता था कि जय के लिए एक जेड स्टील कवच खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। नहीं यार, दरअसल जेड स्टील कवच बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं और डेविल सोल से बने कवच की तरह पोर्टेबल भी नहीं होते। इनफैक्ट एक प्राइमरी डेविल सोल से बना कवच भी एक जेड स्टील से बने कवच से कहीं ज्यादा टफ होता है। हाँ, ये बात और है कि अगर उस कवच में जेड स्टील की परसेंटेज 10 से ज्यादा की हो तो वो रिलायबल है। और तुम तो जानते ही हो कि आमतौर पर हमें जेड स्टील के जो भी हथियार मिलते हैं उन सभी में जेड स्टील की परसेंटेज 1 से ज्यादा की नहीं होती है। इसलिए आमतौर पर डेविल सोल से बना कवच एक जेड स्टील से बने कवच से कहीं ज्यादा बेहतर होता है, जय ने वीर को बताते हुए कहा और वीर ने उसकी बात समझते हुए सिर हिला दिया। कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश मेरे पास भी डॉलर के जैसा कोई डेविल सोल से बना कवच होता।
तुमने देखा उसका कवच? आई स्वेयर, मैंने पूरे देव आश्रम में ऐसा कवच और किसी के पास नहीं देखा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो पूरे देवाश्रम में $1 ही है जिसके पास सेक्रेड ब्लड डेविल सोल से बना कवच है। बस आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो किस एलियन की सेक्रेड ब्लड डेविल सोल है। जय गहरी सांस लेते हुए कहता है, जय ने कई बार डॉलर से उसके सुनहरे कवच को खरीदने की कोशिश की थी, पर डॉलर उर्फ वीर ने जय की इस बात को हमेशा से इस तरह से इग्नोर किया जैसे कि उसने जय की बात कभी सुनी ही नहीं थी। जय ने आगे कहा, जिस तरह से वो कवच दिखता है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो डेविल सोल किसी बहुत ही खतरनाक और ताकतवर सेक्रेड ब्लड एलियन की होगी। जय और वीर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बुल्सआई का एक मेंबर बीच में बोल पड़ा। वो जय और वीर के बीच हो रहे डिस्कशन को सुन रहा था। उसने कहा, यह भी कोई कहने की बात है? ऑफ कोर्स वो किसी बहुत ही यूनिक सेक्रेड ब्लड एलियन का होगा। बुल्सआई के बाकी सब मेंबर्स ने भी उस आदमी की बात से अग्री किया और सभी को डिस्कस करने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया था। उन सबके बीच चल रहे डिस्कशन को सुनकर वीर को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। वो सोच रहा था, बेचारे बुल्सआई के मेंबर्स नहीं जानते कि जिस डॉलर की वो लोग बात कर रहे थे वो उस समय उन सब के बीच ही चल रहा था। अभी जब इन लोगों का ये हाल है तो पता नहीं तब इन लोगों का रिएक्शन क्या होगा जब इन लोगों को मेरे डॉलर होने की सच्चाई के साथ साथ ये पता चलेगा कि डॉलर का इतना यूनिक कवच दरअसल टाइटन के सबसे वीक एलियन काले कछुए की डेविल सोल का है। कसम से मजा ही आ जाएगा। अब तो वो उस समय का और भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब असलियत इन सब के सामने आएगी। करीब 15 दिन से भी ज्यादा का सफर तय करने के बाद दोनों गैंग्स उस पहाड़ पर पहुंच गए थे जिसे वीर ने पहले कभी नहीं देखा था। वीर को रास्ते में ही समझ में आ गया था कि ग्रैंड मास्टर ने अवनी की गैंग की मदद क्यों मांगी थी। जाहिर है ग्रैंड मास्टर की गैंग इतनी बड़ी नहीं है कि वो अकेले ही इस सेक्रेड ब्लड एलियन के शिकार पर निकल सके। अगर रास्ते में कोई एलियन उन लोगों का रास्ता रोकता तो ग्रैंड मास्टर को और भी लोग चाहिए होंगे उस एलियन का सामना करने के लिए। शायद इसीलिए ग्रैंड मास्टर ने अवनी की गैंग से मदद मांगी थी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। अब अगर किसी एलियन से उसका सामना होता भी तो अवनी और ग्रैंड मास्टर की गैंग से मिलाकर इतने आर्चर और घुड़सवार हो गए थे कि वो उस एलियन का सामना आसानी से कर सकते थे। ऑफ कोर्स आगे चलने वाले लोग उन सबको इन्फॉर्म कर देंगे अगर उन्हें ताकतवर एलियंस का कोई झुंड अपने सामने नजर आएगा तो, और वो लोग फिर वहीं से अपना रास्ता बदल देंगे। मंजिल पर पहुंचने के बाद बुल्सआई के जिन मेंबर्स को तीर चलाना आता था वो सभी उस सेक्रेड ब्लड एलियन को अपने अपने तीरों से मारने के लिए खाई पर छुप गए थे और बाकी सभी मेंबर्स खाई के नीचे चले गए ताकि समय आने पर उस एलियन का पीछा कर सकें। बुल्सआई के आर्चर्स के साथ साथ ग्रैंड मास्टर और उसके कुछ आदमी भी उन सब के साथ वहीं खाई पर ही रुक गए थे। वीर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वो सभी आर्चरी में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से ग्रैंड मास्टर को अपने तीर से उस खतरनाक सेक्रेड ब्लड एलियन को ऑलमोस्ट मारते हुए देखा था। ये उसी समय की बात थी जब वीर ने उस खतरनाक सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल ग्रैंड मास्टर से छीनी थी। ऐसा नहीं था कि ग्रैंड मास्टर को वहां पर वीर की मौजूदगी का एहसास नहीं था। ऑफ कोर्स उसने पहले ही दिन वीर को अवनी की गैंग में देख लिया था और ऑनेस्टली वीर का अवनी की गैंग में होना उसे लगातार खटक रहा था। उसने भी देवाश्रम में वीर के अवनी के बॉयफ्रेंड होने के रूमर्स सुन रखे थे, इसलिए जाहिर था कि इस समय ग्रैंड मास्टर को वीर से कितनी नफरत हो रही होगी। पर अनफॉर्चुनेटली इस समय ग्रैंड मास्टर कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस खून का घूंट पीकर रह गया था। वैसे देखने वाली बात यह है कि ग्रैंड मास्टर की नफरत वीर के लिए क्या मुसीबत खड़ी करेगी, या ग्रैंड मास्टर बस खून का घूंट पीकर ही रह जाएगा। शूरवीर में अब आगे सुनिए टीम सिलेक्शन। ग्रैंड मास्टर को इस समय बुल्सआई की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने बुल्सआई के आर्चर्स को तीर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी उठाई थी।
नॉर्मल एरोज सेक्रेड ब्लड एलियन का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे और जेड स्टील एरोज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे। इसलिए ग्रैंड मास्टर ने अवनी और माही से प्रॉमिस किया था कि वो बुलजाई के आर्चर्स को इस समय के लिए सबसे बेस्ट एरो प्रोवाइड कराएगा। इसलिए माही ग्रैंड मास्टर से पूछती है, ग्रैंड मास्टर, जो तीर तुमने हमें ऑफर करने को कहे थे वो कहाँ है? माही की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर ने हल्का सा स्माइल करते हुए अपने आदमी को इशारा किया और ग्रैंड मास्टर का आदमी अपनी सवारी पर रखे हुए एक बॉक्स को उन सबके पास लेकर आया। बॉक्स के खुलते ही सबको उसके अंदर स्टार लाइट सीरीज के ढेरों एरोज नजर आए। हर एक तीर की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की थी और उन तीरों को और किसी ने नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर के डैड की कंपनी स्टार ग्रुप ने ही बनाया था। इन तीरों की खास बात यह थी कि सभी तीरों में जेड स्टील की परसेंटेज 1% थी। माही, ये रहे स्टारलाइट सीरीज के 100 एरोज जो मैंने तुम्हारी टीम को देने का वादा किया था। नाउ आई एम श्योर कि तुम इन्हें अपने सबसे बेस्ट आर्चर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगी। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है। ग्रैंड मास्टर की बात सुनने के बाद माही अपनी टीम की तरफ मुड़ी और उसने एक एक करके नाम बुलाना शुरू कर दिया। क्योंकि माही और गौतम के पास खुद भी बहुत अच्छे तीर थे, इसलिए माही ने स्टारलाइट एरोज का इस्तेमाल करने के लिए बुलजाई से बस 5 मेंबर्स को चुनने का डिसीजन लिया था। 4 लोगों को चुनने के बाद माही कुछ देर तक सोच में पड़ गई और फिर आखिरी में उसने वीर को चुना। माही की इस चॉइस से खुद वीर भी बहुत ज्यादा हैरान था। उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माही उसे भी बेस्ट आर्चर्स में से चूज करेगी, लेकिन फिर भी ये तो अच्छी ही बात थी अगर माही को वीर की काबिलियत पर भरोसा था तो। इसलिए वीर बिना ज्यादा सवाल जवाब किए बाकी 4 लोगों के साथ आकर खड़ा हो गया। माही, आर यू श्योर कि तुम्हें इन्हीं आर्चर्स को चुनना है? माही उन 5 के बीच स्टार लाइट एरोज डिस्ट्रीब्यूट करने जा ही रही थी कि तभी अचानक से ही ग्रैंड मास्टर बीच में बोल पड़ा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर कोई बच्चा भी बता सकता था कि वो माही के सिलेक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं था, या यूं कहें कि वो वीर को वहां देखकर खुश नहीं था। क्यों? क्या प्रॉब्लम है इस सिलेक्शन में? ये सभी बेस्ट आर्चर्स की कैटेगरी में आते हैं। माही अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए ग्रैंड मास्टर से पूछती है। उसके काम में कोई इंटरफेयर करे उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। नहीं, मैं बस ऐसे ही जानना चाहता था कि इसके जैसा कोई इंसान बेस्ट आर्चर बन के स्टारलाइट एरोज यूज करने के लिए कैसे क्वालिफाई हो सकता है? ग्रैंड मास्टर वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछता है। उसे मैंने सेलेक्ट किया है, इसीलिए वो क्वालिफाइड है। माही ग्रैंड मास्टर की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है। जब से उसने प्रैक्टिस फील्ड में वीर की परफॉर्मेंस देखी थी, तभी से वीर उसके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट आर्चर्स की कैटेगरी में आ गया था। देखो माही, मैं तुम्हारे डिसीजन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन यह बंदा मुझे इन 5 लोगों में नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज इसे रिप्लेस कर दो। ग्रैंड मास्टर ये कहते हुए मुंह बनाकर वीर की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वीर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई घिनौना जानवर हो। ग्रैंड मास्टर, शायद तुम भूल रहे हो कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए यह तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे अपनी टीम में किसको रखना है और किसको नहीं। अगर तुम्हें वीर से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक काम करो, ये मिशन तुम अकेले ही पूरा कर लो। मैं और मेरी टीम अभी इसी वक्त यहां से चले जाएंगे। माही की टोन से यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। वैसे भी अवनी के अलावा उसे किसी के भी ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत भी नहीं थी। और माही, शायद तुम भी भूल रही हो कि तुम लोगों को स्टारलाइट सीरीज के एरोज मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा कि उन एरोज का इस्तेमाल कौन करेगा और कौन नहीं। और रही बात इस मिशन की, तो मत भूलो कि इस मिशन में तुम्हारा भी उतना ही फायदा है जितना हमारा। क्या तुम उस 2 कौड़ी के इंसान के लिए अपनी पूरी टीम और अवनी का नुकसान कराना चाहती हो? ग्रैंड मास्टर भी कहीं से भी गिव अप करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कुछ टाइम के लिए माही और ग्रैंड मास्टर दोनों ही शायद ये बात भूल गए थे कि वो लोग यहाँ एक दूसरे से लड़ने नहीं बल्कि उस सेक्रेड ब्लड एलियन के शिकार के लिए आए हुए थे। इट्स ओके माही, अगर ग्रैंड मास्टर नहीं चाहता कि मैं इन स्टारलाइट सीरीज के एरोज का इस्तेमाल करूं
तो मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। वैसे भी मुझ अकेले की वजह से पूरी टीम और अवनी का नुकसान होना ठीक नहीं है। तुम मेरी जगह किसी और को चुन लो। बात को बढ़ता हुआ देखकर वीर तुरंत ही बीच में बोलता है। वीर की बात सुनकर माही काफी ज्यादा हैरान थी, पर फिर जब उसने ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचा तो कहीं ना कहीं वीर की बात उसे सही भी लगी। ये मिशन पूरी तरह से ग्रैंड मास्टर का था और बुलजाए इस मिशन में बस उसकी हेल्प कर रहा था। अगर बुलजाए इस मिशन से पीछे हट जाएगा तो ये पूरी टीम का नुकसान होगा। सब कुछ सोचने के बाद माही ने गहरी सांस ली और न चाहते हुए भी वीर को रिप्लेस करके बुलजाई के दूसरे मेंबर को चुना गया। बुलजाई के दूसरे मेंबर को बुला लिया, पर ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड मास्टर को इतने पर भी सुकून नहीं था, क्योंकि वो वीर को गुस्से में देखना जारी रखे हुए था। ऑफ कोर्स उसे वीर के सिर्फ बेस्ट आर्चर की टीम में होने से ही नहीं बल्कि उस जगह पर ही होने से प्रॉब्लम थी। वीर यार, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। आई मीन देखो ना, तुम्हारे पास स्टारलाइट सीरीज के 20 तीर इस्तेमाल करने के लिए थे, पर अब देखो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस ग्रैंड मास्टर की प्रॉब्लम क्या है। जय बोलता है। जाहिर है ग्रैंड मास्टर का यह बिहेवियर जय को भी पसंद नहीं आया था और उसे वीर के लिए बुरा लग रहा था, पर जय की फीलिंग्स के जस्ट ऑपोजिट वीर बहुत ही कूल था। हाँ, उसे इस बात का अफसोस था कि उसे स्टारलाइट सीरीज के 20 एरोज को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, पर एक बात जो कोई नहीं जानता था वो ये कि वीर के तरकश में उससे भी अच्छा एक तीर पड़ा हुआ था, जो समय आने पर उसके लिए उसका ट्रम्प कार्ड बनेगा। और जब तक उसका ट्रम्प कार्ड उसके पास है तब तक वीर के पास मौका था उस सेक्रेड ब्लड एलियन को मारने का। फिर सभी आर्चर्स खाई पर अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए थे। उन सभी के बोझ और एरोज पूरी तरह से तैयार थे और अब अगर उन्हें किसी चीज का इंतजार था तो वो था उस सेक्रेड ब्लड एलियन के खाई के अंदर से बाहर निकलने का। तुम 2 कौड़ी के लोग यहां पर क्या कर रहे हो? जानते नहीं ये मिशन सिर्फ बेस्ट लोगों के लिए है? चलो दफा हो जाओ यहां से। जय और वीर ने अपना अपना कंफर्टेबल स्पॉट चुना ही था जब ग्रैंड मास्टर वहां आकर उन लोगों से ये कहता है। उसकी टोन से उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर हो रही थी। इनफैक्ट अगर उसका बस चलता तो उस सेक्रेड ब्लड एलियन को मारने के बजाय वो वीर को ही मार डालता। ग्रैंड मास्टर के इतना कहते ही उसके आदमियों ने वीर और जय को धक्का देकर वहां से भगा दिया। इनकी तो मैं जय के गुस्से का ठिकाना नहीं था। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता था जब जय को किसी बात पर गुस्सा आए, और अगर आज उसे गुस्सा आया तो इसका मतलब था कि चीजें सच में उसकी पेशेंस लेवल से ऊपर चली गई थीं। उसका बस चलता तो वो ग्रैंड मास्टर के उस आदमी को अच्छा सबक सिखा देता, और शायद उसने ऐसा कर भी लिया होता अगर वीर ने उसे नहीं रोका होता। छूट जाने दे यार, चल हम लोग उस तरफ चलते हैं। जय गुस्से में ग्रैंड मास्टर के आदमी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, पर वीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। नहीं वीर, ये लोग बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हें स्टारलाइट एरोज का इस्तेमाल करने से रोकना काफी नहीं था कि अब ये ग्रैंड मास्टर ये डिसाइड करेगा कि हमें अपनी पोजीशन कहां पर लेनी है। इसके आदमियों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए जय एक बार फिर गुस्से में आगे बढ़ा और एक बार फिर वीर ने उसे रोका। तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि बदला जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होता है? तुम बस इंतजार करो उस पल का जब ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर 12 बजे होंगे, क्योंकि उस सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार हम करेंगे। इतना कहकर वीर मुस्कुराता हुआ दूसरी तरफ जाने लगा और उसकी बात सुनकर जय कंफ्यूज हो गया था। जय कंफ्यूज था, पर इतना जरूर जानता था कि अगर वीर ने ऐसा कहा है तो वो उसे करके जरूर रहेगा, तो वो उसे करेगा जरूर। पर सवाल अभी भी वही है, कैसे? शूरवीर में अब आगे सुनिए। इतनी बड़ी छिपकली। जय को वीर पर विश्वास था, लेकिन उसे लगा शायद वीर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। उसे अब तक ये बात समझ नहीं आई थी कि वीर हर चीज को लेकर इतना कैजुअल कैसे रहता है। उसने कहा, देखो वीर, मैंने पहले भी कहा है कि कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये खाई बहुत ही चौड़ी बनी हुई है और ग्रैंड मास्टर के आदमी इस खाई के दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं।
अगर वो सीक्रेट ब्लड एलियन उड़ता हुआ उस साइड चला गया तो वो हमारी पकड़ से बहुत दूर निकल जाएगा। भले ही वो हमसे बस 300 फीट की डिस्टेंस पर रहेगा, पर फिर भी हम स्टारलाइट एरोज की मदद के बिना उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और तुम कह रहे हो कि हम उस सीक्रेट ब्लड एलियन को मार गिराएंगे। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी हर बात की इस पॉजिटिव थिंकिंग पर मैं तुम्हें शाबाशी दूं या इसे तुम्हारी बेवकूफ़ी समझकर तुम पर हंसूं। इतना कहते हुए जय ने गहरी सांस ली। तुम फिलहाल कुछ मत सोचो और मिशन पर फोकस करो। याद रखना कि इस सीक्रेट ब्लड एलियन को हम ही मारेंगे। वीर जय को आंख मारते हुए अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ कहता हुआ दूसरी साइड पर चला गया और जय वहीं कंफ्यूज होकर खड़ा रहा। अजीब आदमी है, हर बार डायलॉग चिपकाकर तो ऐसे जाता है जैसे कि ये कोई सुपर हीरो हो, पर अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है तो जरूर ही कुछ ना कुछ तो सोच ही रखा होगा। पर क्या? जय कंफ्यूज था। जय और वीर अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सभी को खाई के नीचे से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनते ही सभी अपने अपने बोझ लेकर तैयार हो गए और सभी खाई के नीचे देखने लगे। इतनी बड़ी छिपकली! जय हैरान था। बाकी सबकी तरह जय भी खाई में नीचे देख रहा था और उस सीक्रेट ब्लड एलियन को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, अच्छा हुआ ये टाइटन है, अर्थ नहीं, वरना अगर इतनी बड़ी छिपकली मेरे घर के बाथरूम में आ जाए और वो भी उड़ने वाली, तो मैं तो हार्ट अटैक से वहीं का वहीं मर जाऊं। एज यूजुअल उस सीक्रेट ब्लड एलियन को देखकर जय का रिएक्शन ड्रामेटिक ही था। जय को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देखकर वीर ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया और वो भी खाई में नीचे देखने लगा। बाकी सबकी तरह उसे भी एक सीक्रेट ब्लड एलियन नजर आता है जो दिखने में किसी बड़ी सी छिपकली के जैसा था। पर्पल कलर की वो छिपकली अपने पंखों के सहारे उस गहरी खाई से उड़ते हुए बाहर की ओर आ रही थी। जिस जगह वीर इस समय खड़ा हुआ था उस जगह से वो सीक्रेट ब्लड छिपकली काफी करीब थी, पर फिर भी कम से कम 250 फीट की दूरी पर थी। माही के ऑर्डर देते ही सभी आर्चर्स उस सीक्रेट ब्लड छिपकली पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं, जो इस समय उड़ते हुए खाई से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। पर लगातार हो रही तीरों की बारिश के बावजूद उस छिपकली पर एक खरोंच तक नहीं आई। इनफैक्ट उसके परों तक भी चोट नहीं आई, तो उसके शरीर पर चोट आना तो बहुत दूर की बात थी। यहां तक कि स्टारलाइट एरोज भी उस एलियन के शरीर को छूकर चिंगारी के साथ नीचे गिरते जा रहे थे। वीर भी अपने 1.2% वाले जी स्टील एरो को अपने बो में पोजीशन करके तैयार बैठा था, पर अभी वो इस तीर को चलाना नहीं चाहता था। उसके पास बस यही एक तीर था और स्टारलाइट एरोज की तरह अगर ये भी बर्बाद हो गया तो फिर वीर को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए इस समय वो एक बेस्ट एंगल का इंतजार कर रहा था, जिससे कि वो एक ही बार में उस सीक्रेट ब्लड एलियन का काम तमाम कर सके। इसके पंख और इसकी स्किन दोनों ही बहुत ज्यादा हार्ड हैं। जब तक हम इसकी आंख पर तीर नहीं मारेंगे तब तक हमारे सभी तीर बेकार हैं, जय ने कहा। उसने भी उस सीक्रेट ब्लड एलियन पर कुछ तीर चलाए, पर बाकी सबकी तरह उसके तीर भी पूरी तरह से वेस्ट हो गए। अभी जय वीर से बात कर ही रहा था कि उस तरफ ग्रैंड मास्टर ने अपनी चील की डेविल सोल बो और भेड़िए के दांतों के शेप में मौजूद डेविल सोल एरो बुलाया। उस सीक्रेट ब्लड छिपकली के पंख को निशाना बनाते हुए ग्रैंड मास्टर ने भी अपना वार किया। वीर ने नोटिस किया कि इस समय जिस डेविल सोल तीर का इस्तेमाल ग्रैंड मास्टर ने किया था वो पिछली बार इस्तेमाल होने वाले सीक्रेट ब्लड 6 पैरों वाली ततैया की डेविल सोल के बने तीर से कहीं ज्यादा इंफीरियर था। इसी से वीर को अंदाजा हो गया था कि वो या तो कोई म्यूटेंट डेविल सोल है या फिर प्राइमरी डेविल सोल। वो डेविल सोल तीर किसी काली बिल्ली की तरह आसमान को चीरता हुआ सीधा उस सीक्रेट ब्लड छिपकली के पर्पल कलर के पंखों पर जा लगता है और इस बार तीर के लगने से उस सीक्रेट ब्लड छिपकली की चीख निकल आती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस बार ग्रैंड मास्टर का वार खाली नहीं गया था। माही भी सफेद कबूतर जैसे दिखने वाली डेविल सोल बो और ब्लू कलर की मछली जैसे दिखने वाले डेविल सोल तीर को बुलाती है। माही का तीर भी सीधा उस सीक्रेट ब्लड छिपकली के पर्पल रंगों के पंखों पर जा लगता है और इस बार उस सीक्रेट ब्लड छिपकली के पंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है। इस बार ना ही ग्रैंड मास्टर और ना ही माही का तीर ऐसा था जिसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि इस बार वो लोग जितनी बार चाहें उतनी बार अपने अपने डेविल सोल तीर को वापस बुलाकर उसे फिर से चला सकते थे।
इसलिए अपने टारगेट पर वार करने के बाद वो दोनों अपने अपने तीर को वापस बुला लेते थे और एक बार फिर से वार करने लगते थे। इसका मतलब है कि ये इन्फिनिट एरोज हैं। जैसे ही कहता था, वाकई में ऐसे समय में डेविल सोल एरोज जी स्टील एरोज से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। न चाहते हुए भी इस समय वीर को ग्रैंड मास्टर से जलन हो रही थी। अगर उसका बस चलता तो वो भागकर ग्रैंड मास्टर के हाथों से उसका डेविल सोल एरो छीन लेता। वीर समझ गया था कि हो ना हो पर ग्रैंड मास्टर का तीर जरूर ही किसी म्यूटेंट डेविल सोल का बना हुआ है, नहीं तो वो इतनी आसानी से उस सेक्रेड ब्लड एलियन के पंखों को चीर नहीं पाता। अब तो वीर को भी डाउट होने लग गया था कि उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ जैसे जो बोला था उसे वो पूरा कर भी पाएगा या नहीं। जहां एक तरफ ग्रैंड मास्टर और माही के पास डेविल सोल से बने इतने शानदार तीर थे, वहां वीर का ये जेड स्टील एरो का तीर कहां मायने रखता था। ग्रैंड मास्टर और माही दोनों ही ये बात अच्छे से जानते थे कि उस एलियन के शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा उसके पर हैं और इसीलिए वो दोनों ही बार बार उसके परों को ही निशाना बना रहे थे। लगातार 2 और वार सहने के बाद वो एलियन फाइनली उस खाई से बाहर निकलकर दूसरी तरफ उड़ने में कामयाब हो ही गया। इस बात में तो कोई शक था ही नहीं कि ग्रैंड मास्टर का डेविल सोल बो वीर के डूम्सडे से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि 600 फीट की दूरी से वार करने के बावजूद ग्रैंड मास्टर का तीर उस एलियन के परों पर जाकर लगा था। ग्रैंड मास्टर और माही के अलावा बाकी सब भी लगातार उस एलियन पर वार कर रहे थे, पर यह बात और थी कि उनके वार से उस एलियन को इतनी गहरी चोट नहीं पहुंच रही थी जितनी ग्रैंड मास्टर और माही के वार से पहुंच रही थी। पर फिर भी वो एलियन किसी तरह से चोट खाता हुआ वहां से उड़कर दूर चला गया था। उसका पीछा करो, उसके पर बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं, इसलिए वो ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाएगा। जाओ, ग्रैंड मास्टर सबको ऑर्डर देता है। और जिन जिन के पास डेविल सोल की सवारी थी उन सभी ने अपनी अपनी सवारी को बुलाया और तुरंत ही उस एलियन का पीछा करना शुरू कर दिया। वीर और बाकी कई लोगों के पास डेविल सोल से बनी कोई भी सवारी नहीं थी, इसलिए वो लोग भागकर ही उस एलियन का पीछा कर सकते थे। हालांकि ये बात और थी कि ऐसा करने की वजह से वो सभी बाकी सबसे बहुत पीछे रह गए थे। आफ्टर ऑल, नॉर्मली भागकर पीछा करने और सवारी पर चढ़कर पीछा करने में फर्क होता है। 2 पैरों का 4 पैरों से कहां कोई मुकाबला होता है। बस यही वजह थी कि कुछ ही समय में डेविल सोल से बनी सवारी पर चढ़े लोग उन सभी की आंखों से ओझल हो गए। वीर अभी जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचने का तरीका सोच रहा था। अब ऐसे में वीर उस सेक्रेड ब्लड एलियन को किस तरह से मार पाएगा, यह सुनना वाकई में दिलचस्प होगा। शूरवीर में अब आगे सुनिए हिडन मोटिव। वीर अभी जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचने का तरीका सोच ही रहा था कि तभी उसे कई सारी सवारी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वीर जैसे ही पीछे पलटता है, उसे अवनी और बाकी कुछ लोग अपनी अपनी सवारी पर चढ़े हुए उस तरफ आते हुए नजर आते हैं जहां वीर और बाकी सब थे। बैठो जल्दी। वीर के करीब से निकलते ही अवनी वीर को आवाज देती है। क्योंकि अवनी की सवारी में एक और इंसान के बैठने की जगह थी और वीर अपने डूम्सडे सीरीज के बो के साथ बहुत ही अच्छा आर्चर था, इसलिए अवनी ने वीर को अपने साथ अपनी सवारी पर बैठने का ऑफर देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वीर को तो पहले से ही ऐसे किसी मौके की तलाश थी, इसलिए वो भी बिना ज्यादा सवाल जवाब किए झट से अवनी की सवारी पर उसके पीछे बैठ गया। जब वो सबसे पीछे छूट गया था तो कहीं ना कहीं वीर को ऐसा लगने लग गया था कि उसके हाथ से यह सुनहरा मौका हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। पर अब जब अवनी खुद उसे उस एलियन का पीछा करने में मदद कर रही थी तो इस मौके को तो वीर गॉड गिफ्ट की तरह ही ट्रीट कर रहा था। जमीन पर बाकी सवारियों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए अवनी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। क्योंकि वीर अवनी के पीछे बैठा था, इसलिए वीर को खुद को बैलेंस करने के लिए अपने हाथों से अवनी की कमर को पकड़कर बैठना पड़ा था। क्योंकि अवनी इस समय डेविल सोल से बनी सवारी पर थी, इसलिए ना तो वीर और ना खुद अवनी को ही कुछ अलग या अजीब महसूस हो रहा था। वैसे भी इस समय उन दोनों का ही फोकस उस सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली पर था, इसलिए अगर उन दोनों को कुछ फील भी हो रहा होगा तो उन दोनों में से किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। जमीन पर बाकी सवारियों के पैरों के निशान के साथ साथ खून के निशान भी थे, जो बिना किसी डाउट के उस सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली के जख्मों से गिरा था। उन्हें देखकर अवनी श्योर हो गई थी कि वो लोग एकदम सही रास्ते पर हैं।
वो सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली उसी रास्ते पर गई होगी। लगभग 8 घंटे तक पीछा करने के बाद फाइनली अवनी को ग्रैंड मास्टर, माही और बाकी सब अपने सामने नजर आने लगे, जो अभी भी उस सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली का पीछा कर रहे थे। अचानक से ही ग्रैंड मास्टर एक पहाड़ के पास रुक गया और अपनी सवारी से नीचे उतरकर ध्यान से उस पहाड़ के ऊपर देखने लगा। ग्रैंड मास्टर की ही देखा देखी बाकी सब भी उसी पहाड़ के पास रुक गए। कुछ ही मिनटों में अवनी और वीर भी उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं जहां ग्रैंड मास्टर और बाकी सब पहले से मौजूद थे। करीब आधा मील ऊंचा वो पहाड़ देखने में इतना नुकीला था जैसे कि किसी ने एक बड़ी सी तलवार को जमीन पर उल्टा करके रख दिया हो, और उसी पहाड़ की चोटी पर वो सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली बाकी सबसे छुपते हुए झुकी हुई बैठी हुई थी। समय समय पर सभी को उस उड़ने वाली छिपकली की दर्द में चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये पहाड़ बहुत ही ऊंचा है, इतना ऊंचा कि हमारे डेविल सोल से बने तीर भी शायद उस सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए उन्हें चलाकर वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा। अवनी को वहां देखकर माही उसे बताती है। ग्रैंड मास्टर की भी नजर अवनी पर पड़ती है और वीर के दोनों हाथ अवनी की कमर पर देखकर ग्रैंड मास्टर के शरीर पर जैसे आग से लग जाती है। अचानक से ही उसका दिल करने लगता है कि वो उस सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली की जगह अपने डेविल सोल से बने तीर से वीर को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर डाले। आफ्टर ऑल, कौन सा लड़का चाहेगा कि उसका क्रश किसी और लड़के के इतने करीब हो जाए। हमें जल्द से जल्द उस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और उस सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली को मारना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम उसे उस पहाड़ से नीचे तो लाना ही पड़ेगा। सेक्रेड ब्लड एलियंस में सेल्फ हीलिंग यानी कि घाव के अपने आप भरने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए उसके घावों को भरने में बस कुछ ही घंटों का समय लगेगा, और एक बार अगर उसके घाव भर गए तो फिर हमारे लिए उस सेक्रेड ब्लड एलियन को मारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अवनी पहाड़ की चोटी को देखते हुए कहती है। तो फिर तो हमें पहाड़ के ऊपर ही चढ़कर उसे मारना होगा। ग्रैंड मास्टर का ओपिनियन सुनकर अवनी सोच में पड़ जाती है, पर इस पहाड़ की ढलान बहुत ही सीधी है, अगर रास्ते में हम पर अटैक हो गया तो हम सब मारे जाएंगे, माही ने कहा। ग्रैंड मास्टर का ओपिनियन माही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने तुरंत ही उस पर अपना ऑब्जेक्शन दे दिया था। तो फिर हम सब एक साथ ऊपर नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि पहले हम कुछ लोगों को ही ऊपर भेजेंगे और हम लोग खुद यहां पर खड़े होकर नजर रखेंगे। अगर वो सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली आधे रास्ते में उन लोगों पर अटैक करती है तो हम यहां से उस सेक्रेड ब्लड एलियन पर वार करके उसे मार सकते हैं। ग्रैंड मास्टर बहुत ही कामली कहता है और कहीं ना कहीं अवनी को उसकी बात सही भी लगती है। पर ऊपर जाएगा कौन? ग्रैंड मास्टर की बातों पर गौर करने के बाद अवनी उससे पूछती है। जाहिर सी बात है कि ऊपर जो भी जाएगा उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा होगा, और कोई भी अपनी जान के साथ इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता था। सिर्फ मैं और माही ही उसे अपने अपने तीरों से मार सकते हैं, और अवनी तुम्हारी हमें यहां नीचे जरूरत पड़ेगी हमें ऑर्डर्स देने के लिए। तो मेरे हिसाब से बाकी सबको पहाड़ के ऊपर जाना चाहिए। इतनी दूर आकर हम सब गिव अप नहीं कर सकते। तो जो भी उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा उसे हम इनाम भी उतना ही बड़ा देंगे। आई डोंट थिंक कि इसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना? इतना कहते ही ग्रैंड मास्टर अपने सामने खड़े आदमियों को देखने लगा और वीर पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में एक अलग ही एक्सप्रेशन आ गए थे, जैसे कि वो बस देखने भर से ही वीर को मार डालना चाहता हो। पर वीर उसकी नजरों से डरे बिना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहीं पर खड़ा रहता है। ग्रैंड मास्टर का प्रपोजल रिस्की तो था, पर यह बात सभी जानते थे कि उन सब के पास यही एक मौका भी है उस सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली को मारने का। अगर यह मौका उन सब के हाथ से निकल गया तो फिर शायद वो लोग कभी भी उस सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली को नहीं मार पाएंगे। सभी बातों पर अच्छे से गौर करने के बाद फाइनली अवनी ग्रैंड मास्टर की बातों से अग्री हो गई थी, और अवनी को अपनी बातों पर अग्री होता हुआ देखकर ग्रैंड मास्टर की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। पर अवनी का अगला डिसीजन सुनकर ग्रैंड मास्टर की आंखों की चमक अगले ही पल गायब भी हो गई। माही और ग्रैंड मास्टर को पहाड़ के नीचे छोड़कर अवनी ने खुद भी पहाड़ के ऊपर जाने का डिसीजन लिया था, क्योंकि केवल ग्रैंड मास्टर और माही के पास ही म्यूटेंट डेविल सोल से बने तीर हैं, इसलिए अवनी ने उन दोनों को वहीं पहाड़ के नीचे रुकने को बोलकर ऊपर जाने का डिसीजन लिया था। पर अवनी, तुम्हें ऊपर जाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब कि तुम यहां नीचे रहकर भी हम सबको ऑर्डर्स दे सकती हो, तो तुम्हारा ऊपर जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। अवनी का डिसीजन सुनकर
ग्रैंड मास्टर तुरंत ही उसे रोकने की कोशिश करता है। आफ्टर ऑल उसने कुछ प्लान कर रखा था, और अगर अवनी भी बाकी सबके साथ ऊपर जाती है तो उसका बना बनाया प्लान चौपट हो जाता। यहां पर किसी को भी कोई ऑर्डर्स देने की जरूरत नहीं है। सभी को अपना काम अच्छे से पता है और सभी उसे अच्छे से कर भी रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कोई भी म्यूटेंट डेविल सोल तीर नहीं है, इसलिए मैं भी बाकी सबके साथ ऊपर जाऊंगी। तुम्हारे और माही के पास है, इसलिए तुम दोनों यहीं नीचे ही रहोगे, और ये मेरा आखिरी डिसीजन है। इतना कहने के तुरंत बाद ही अवनी ने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग 7 ग्रुप्स में डिवाइड होकर अलग अलग डायरेक्शन में पहाड़ पर चढ़ने लगे। वीर ने भी तुरंत ही अवनी को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने ग्रैंड मास्टर की नजरों में अपने लिए नफरत साफ साफ नोटिस की थी, और उसका इंट्यूशन उसे साफ साफ बता रहा था कि ग्रैंड मास्टर पीछे से उस पर वार करने वाला है। इनफैक्ट क्या पता कि उस सीक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली को मारने के बजाय ग्रैंड मास्टर पहले उसे ही अपने डेविल सोल तीर से मार गिराए। आफ्टर ऑल ग्रैंड मास्टर है तो स्टार ग्रुप के मालिक का बेटा ही, तो धोखा देना तो उसके खून में होगा ही। ऐसे में क्या पता कि उस सीक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली को मारने की आड़ में ग्रैंड मास्टर वीर पर ही तीर चला दे। क्या वाकई ग्रैंड मास्टर ऐसा सोच रहा था, और क्या वीर का इंट्यूशन सही था? यह जानना दिलचस्प होगा। शूरवीर में अब आगे सुनिए साजिश। वीर का इंट्यूशन उसे आगाह कर रहा था कि वो सही फील कर रहा है, इसीलिए वीर ने हर जगह अवनी को फॉलो करने का डिसीजन लिया। एटलीस्ट इस तरह से ग्रैंड मास्टर ने उसके खिलाफ जो भी प्लान करके रखा होगा वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट वीर को तो यह जानकर भी कोई हैरानी नहीं होगी अगर ग्रैंड मास्टर ने सिर्फ वीर को मारने के इरादे से जानबूझकर सबको ऊपर चढ़ने को कहा हो। लेकिन किसी से इतनी नफरत के एक इंसान को मारने के लिए इतने सारे लोगों की जान खतरे में डालना, उसे नफरत की हद ही कहा जा सकता है। और वैसे भी वीर ग्रैंड मास्टर की फितरत से बहुत अच्छे से वाकिफ था, इसलिए अवनी को हर जगह फॉलो करना ही उसके लिए सेफ ऑप्शन था, और वीर का अंदाजा वाकई में सही भी था। ग्रैंड मास्टर ने इसीलिए सबको ऊपर चढ़ने का प्रपोजल दिया था ताकि मौका देखकर वो वीर को खत्म कर सके। बल्कि उसका बस चलता वो यहां नीचे ही वीर को मार देता, पर इतने लोगों की भीड़ में ऐसा कुछ करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए उसने ऐसा प्रपोजल दिया था। वहां उस सीक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली को मारने की आड़ में ग्रैंड मास्टर आसानी से वीर पर अपना तीर चला सकता था। उसने सोचा था कि पहाड़ की सीधी ढलान होने की वजह से वीर को कहीं छुपने का मौका भी नहीं मिलेगा, और वो आसानी से न सिर्फ उसे मार पाएगा बल्कि उसकी मौत को एक एक्सीडेंट का रूप भी दे दिया जाएगा। पर अब जब वीर हर जगह अवनी को फॉलो कर रहा था तो ग्रैंड मास्टर को अपना प्लान पूरा करने में मुश्किल हो रही थी। ग्रैंड मास्टर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो इस समय वीर पर कोई भी वार करेगा तो अवनी जरूर ही उसे बचा लेगी, और उसका वार और प्लान दोनों ही मिट्टी में मिल जाएगा। पर ग्रैंड मास्टर ने भी ठान लिया था कि वो हार तो नहीं मानेगा, बल्कि अब तो वो वीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए और ज्यादा उतारू हो गया था। अब उसे हर हाल में वीर को मरा हुआ देखना था। अब बस अगर उसे किसी चीज की जरूरत थी तो वो थी एक ऐसे मौके की जहां अवनी कुछ पल के लिए वीर से अलग हो सके। ऑब्वियसली वीर हर वक्त और हर जगह तो अवनी को फॉलो नहीं कर सकता था। कभी न कभी कहीं न कहीं वो दोनों कुछ सेकंड्स के लिए ही सही पर अलग तो होंगे ही। बस उसी एक मौके की ग्रैंड मास्टर को तलाश थी। पर क्या ये वाकई में उतना आसान होगा जितना आसान ग्रैंड मास्टर इसे समझ रहा था? शायद ग्रैंड मास्टर ये बात नहीं जानता था कि वीर उसके इरादों को पहले से ही समझ चुका है, और इसीलिए वो किसी भी कीमत में अवनी से अलग नहीं है। और चलो अगर एक समय के लिए मान भी लिया जाए कि वीर और अवनी कुछ समय के लिए अलग भी हो गए, तो भी शायद ग्रैंड मास्टर के लिए वीर को मारना इतना आसान नहीं होगा। अब जब वीर ग्रैंड मास्टर के इरादों को जान चुका था तो ऑब्वियसली वो हर समय अलर्ट पर रहेगा। और तो और ग्रैंड मास्टर सबसे बड़ा राज तो अभी जानता ही नहीं था कि ये वीर ही डॉलर है, वो डॉलर जिसने 2 बार गैंग मास्टर को धूल चटाई थी। तो ऐसे में जब तक ग्रैंड मास्टर कोई बहुत ही गंदा खेल वीर के साथ नहीं खेलेगा तब तक तो वो वीर को नहीं मार पाएगा, और बहुत ही गंदा खेल खेलने का मौका वीर ग्रैंड मास्टर को देगा नहीं।
बेटा तू कितना भी कटप्पा बनकर पीछे से वार करने की कोशिश कर ले, पर फिर भी इस बाहुबली को तो नहीं मार पाएगा। बेचारा कटप्पा तो वफादार था और उसे मजबूरी में बाहुबली को मारना पड़ा था। शायद इसीलिए बाहुबली मारा गया। पर तेरी फितरत तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए तुझे मैं ऐसा कोई मौका दूंगा ही नहीं जहां तू मुझ पर वार कर सके। भले ही उस पहाड़ की ढलान बहुत ही सीधी थी, पर सभी ग्रुप्स के पास हाइकिंग के सभी टूल्स मौजूद थे और इसलिए बहुत ही कम समय में उन सभी ने आधी दूरी तय कर ली थी। पहाड़ की चोटी पर छुपी बैठी वो सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। इसलिए जब उसकी नजर पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों पर पड़ी तो उसके पास गुस्से में चिल्लाकर उन्हें डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। बुरी तरह जख्मी होने की वजह से वो सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली ना तो नीचे आकर अटैक कर सकती थी और न ही उड़ सकती थी। तो उस सेक्रेड ब्लड एलियन के पास यही एक रास्ता बचा था, पर शायद पहाड़ चढ़ने वाले लोगों पर इस बात का कोई असर नहीं था। अवनी और बाकी सबके पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही वो सेक्रेड ब्लड उड़ने वाली छिपकली अपने जख्मी पैरों को फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ने की कोशिश करने लगी थी, पर अनफॉर्चुनेटली अपनी चोटों की वजह से वो तुरंत ही नीचे गिर गई। उस सीक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली की ऐसी हालत देखकर सारे ग्रुप्स में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने लगातार अपने अपने तीरों से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात और थी कि उनके तीरों से इस सीक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली को जरा सा भी चोट नहीं पहुंच रही थी, पर हाँ, वो जरूर गुस्से में आ गई थी। अचानक से ही उस सेक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली ने अपने जख्मी पैरों को फड़फड़ाते हुए अपने सबसे करीब खड़े आदमी को दबोच लिया। सीधी ढलान होने की वजह से उस आदमी के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो खुद को बचाने की जल्दबाजी में अपनी तलवार से उस सेक्रेट ब्लड एलियन पर अटैक करने में नाकाम साबित हुआ। उस आदमी की तलवार जब उस सेक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली के सिर पर लगी तो उस सेक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली की स्किन में एक खरोच तक नहीं आई। इनफैक्ट वो आदमी उल्टा खुद ही उस सेक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली का शिकार बन गया। उस सेक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली ने उस आदमी को डंस कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस आदमी के 2 टुकड़ों में होते ही उसका खून चारों तरफ फैल गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोग डर गए थे। उस सेक्रेट ब्लड एलियन का ऐसा रूप देखकर सभी ने जल्दी से नीचे से जाना या आना शुरू कर दिया। सीधी ढलान वाले पहाड़ पर ऊपर चढ़ने से ज्यादा कहीं मुश्किल नीचे उतरना होता है, पर लकीली उन सभी की रस्सियां अभी भी स्लोप पर बंधी हुई थीं, इसलिए उन सभी के लिए उन रस्सियों के सहारे उस पहाड़ से नीचे उतरना आसान हो गया था। इस पॉइंट तक एक बात सभी समझ गए थे कि उस सेक्रेट ब्लड एलियन पर होने वाला हर वार खाली तो नहीं जाएगा। उस उड़ने वाली छिपकली का अच्छा खासा खून बह चुका था, इतना कि वो उड़ भी नहीं पा रही थी। पर यह मौका जितना सुनहरा था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि एक जख्मी एलियन एक अच्छे भले एलियन से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। अगर वो सेक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली अटैक करने पर आ गई तो एक पल में ही अच्छे खासे लोगों का सफाया कर देगी, और उसका एग्जाम्पल सबने अभी अभी देखा था। पर इतने खतरों के बाद भी उनमें से कोई भी उस सेक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, और इसीलिए सभी लगातार एक एक करके सेक्रेट ब्लड एलियन पर वार करते हैं। उस सेक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली को अपने बिछाए जाल में फंसते हुए उन क्लाइंबर्स का पीछा करते हुए नीचे आते देखकर ग्रैंड मास्टर और माही तुरंत ही अपने अपने बोझ उठाकर उस सेक्रेट ब्लड एलियन पर तीर चलाने लगते हैं। पर हैरानी की बात तो यह थी कि ग्रैंड मास्टर ने अभी तक सिर्फ 2 ही तीर चलाए थे और वो दोनों ही तीर अपने निशाने से चूक गए थे। एक्चुअली ग्रैंड मास्टर इस समय उस सेक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली से ज्यादा वीर को मारने में इंटरेस्टेड था। शायद यही वजह थी कि उसका निशाना बार बार चूक रहा था। आफ्टर ऑल ग्रैंड मास्टर का पूरा फोकस वीर पर जो था, पर वीर भी ग्रैंड मास्टर की सोच से बहुत ज्यादा चालाक था। वो एक पल के लिए भी अवनी से दूर नहीं हुआ था और हर जगह उसे फॉलो कर रहा था। इसी वजह से चाह कर भी ग्रैंड मास्टर वीर पर छुप कर वार नहीं कर पा रहा था। बुज़दिल कहीं का, ग्रैंड मास्टर मन ही मन वीर को कोस रहा था और एक बार फिर से
उस सेक्रेड ब्लड एलियन पर अपने तीर से अटैक करने लगता है। अब जब वीर पहले से ही ग्रैंड मास्टर के इरादों को जान चुका था, तो ऐसे में ग्रैंड मास्टर अपने प्लान को किस तरह से अंजाम देगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि अगर ग्रैंड मास्टर हमेशा की तरह इस बार भी अपने प्लान में फेल हो गया तो अगला कौन सा कदम उठाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कि इस बार जीत किसकी होगी, ग्रैंड मास्टर की या फिर वीर की।